नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ट्रैवल व्लॉग में। आज हम निकल पड़े हैं रक्सौल से नेपाल की राजधानी काठमांडू की तरफ। यह एक शानदार रोड ट्रिप है। चलिए शुरू करते हैं ये मज़ेदार सफ़र। सबसे पहले रेलवे स्टेशन में पहुंच के हम यहाँ से ऑटो से या ये तांगे वाली गाड़ी से जा सकते हैं, मतलब इंडिया बॉर्डर को क्रॉस करके नेपाल में एंटर करने के लिए। और वहाँ पे नया सिम ले सकते हैं नेपाल का, क्योंकि इंडियन सिम वहाँ पे नहीं चलेगा, नेटवर्क नहीं आएगा, नेट भी नहीं चलेगा, ना ही कॉल हो सकता है। और नेक्स्ट है यहाँ जो इंडियन रुपीज़ है वो वहाँ पे चेंज करना होता है। वहाँ से हम चेंज करके और नेपाली रुपए ले लेते हैं। तो उसमें जैसे हम 10 रुपये दिए तो 16 रुपये नेपाली रुपए मिलता है, जिसका हम आगे यूज़ कर सकते हैं। तो वहाँ पे हम 5,000 10,000 कितना भी एक्सचेंज कर सकते हैं। उसके लिए हमें कुछ अमाउंट पे करना होता है। टैक्सी 1,000 से 1,500 के बीच मिल जाती है। रोड थोड़ा घुमावदार और पहाड़ी है। मोशन सिकनेस वालों के लिए दवाई ज़रूरी है। दवाई पहले से ले लें। रास्ते में ढाबे और छोटे होटल भी हैं। सफ़र लंबा है, बीच में छोटा ब्रेक मिलता है। और यहाँ पे नेपाली ढाबे हैं, वहाँ पे आप खाना खा सकते हैं। वहाँ बहुत ही स्वादिष्ट और घरेलू खाने की तरह मिलता है। बीरगंज से जब काठमांडू निकलते हैं तो ये सिर्फ एक रास्ता नहीं होता, जैसे हम कहीं नॉर्मल जाते हैं तो सिर्फ एक रास्ता है। यहाँ पे प्रकृति की गोद में खुद को खो देने का सफ़र होता है। यहाँ पे जैसे लगता है शहर पीछे छूटता है, वैसे पेड़ घने होते जाते हैं। रास्ते बहुत चकरे हैं, लेकिन बहुत ही व्यू अच्छा है। पहाड़ों की पहली झलक मानो कि किसी चित्रकार ने आसमान में कैनवास पर अपनी कल्पना बिखेर दी हो। बादल इन चोटियों से लिपटे हुए और सूरज की किरणें पहाड़ी ढलानों पर सोने की सी चमकती हुई दिखाई देती हैं। यहाँ पे बीच में मिलती हैं नदियाँ, यहाँ पे वो बहती हुई कुछ सूखी समय के अनुसार। यहाँ पे पुल बीच बीच में मिलते हैं, जहाँ पानी नीचे गहराई में होती है। हर मोड़ पर चाय की दुकान मिलेगी आपको, और कुछ फल फूल के मिलते हैं। और बादलों से ढकी हुई पहाड़ें, गाड़ी ऐसे जो चलती है वो लगता है बादलों में चल रही हैं। बहुत ही ठंडी हवाएं चलती हैं। हमें बीरगंज से काठमांडू पहुंचने में करीब 7 घंटे तक का सफ़र लगा। उसके बाद हम काठमांडू पहुंच गए। ये शहर नेपाल की सांस्कृतिक राजधानी है। यहाँ हर गली में इतिहास बसता है। और हम वहाँ से तुरंत पहुँचने के बाद आधे घंटे में हम पहुँच गए। स्नान करके शाम को हम पहुँचे 6-7 बजे। आरती का समय था शाम में। हम पहुँच गए मंदिर। यह मंदिर भगवान शिव को समर्पित है और इसे दुनिया का सबसे प्राचीन शिव मंदिरों में गिना जाता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव स्वयं पशुपति यानी सभी प्राणियों के स्वामी के रूप में विराजमान है। इस मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है और वर्तमान स्वरूप लगभग 17वीं शताब्दी में तैयार किया गया था। यह मंदिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है और हर साल यहाँ पे लाखों श्रद्धालु दर्शन करने के लिए आते हैं। मंदिर परिसर के बाहर का दृश्य इतना ही भक्तिमय और शांत हो जाता है। यहाँ पे साधु संत दिखेंगे जो शिव भक्ति में लीन रहेंगे। यहाँ पे चारों ओर पूजा सामग्री मिलेगी, रुद्राक्ष मिलेगी, शिवलिंग मिलेगी। हर कोने में हर हर महादेव की गूंज सुनाई देगी। मंदिर के जस्ट पीछे में बागमती नदी है। मंदिर के पीछे बहती है बागमती नदी। यहाँ लोग स्नान करके खुद को पवित्र मानते हैं। यहाँ हर शाम संध्या आरती होती है, जिसमें दीपों की रोशनी और पवित्र मंत्रों की ध्वनि आपको एक अलौकिक अनुभूति देती है। हम भी आरती के टाइम पे ही 7-7:30 बजे मंदिर पहुँचे थे। मंदिर में हम अंदर खड़े होके हमको आधा घंटे पूरा आरती में मतलब शामिल होने का मौका मिला। इस मंदिर में इस जगह पे एक अलग ही ऊर्जा की अनुभूति होती है। यहाँ का ऐसा लगता है जैसे सारी चिंता भाग दौड़
और शोर कहीं पीछे छूट गया हो। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे भगवान जी की कृपा मेरे ऊपर बरस रही है। आप मंदिर परिसर के आसपास घूमें तो वहाँ पे आपको रुद्राक्ष की मालाएं मिलेंगी, पूजा की थालियाँ मिलेंगी और हाथ से बनी हुई धार्मिक वस्तुएं मिलेंगी। यहाँ पे आसपास में छोटी छोटी दुकानें हैं। और आपको मैं बता दूँ, यहाँ पे मंदिर के अंदर सिर्फ हिंदू धर्म के लोगों को ही प्रवेश की अनुमति है। यहाँ पे सुबह या शाम की आरती का समय सबसे शुभ माना जाता है, जो हम शाम की आरती में पहुँचे। फ़ोटोग्राफी मंदिर के भीतर वर्जित है, वहाँ अलाउ नहीं करते। यहाँ साफ़ सफाई का ध्यान रखा जाता है। जूता चप्पल उतारने के लिए बाहर में व्यवस्था की गई है, जहाँ रख सकते हैं। मंदिर एंट्री गेट के जस्ट बाहर में। और वहाँ से नेक्स्ट हम वहाँ बहुत ज़्यादा मंकी हैं, बहुत ज़्यादा बंदर हैं, वो ध्यान दीजिएगा। और वहाँ का जो व्यू है बहुत अच्छा है, मतलब मंदिर के ऊपर ही लगता है बादलें छू रही हैं, पहाड़ पर्वत और सुंदर सुंदर से वृक्ष, बहुत ही पहाड़ी। ये नज़ारा बहुत अच्छा है। बगल में नदी और ठंडी ठंडी लहरें हवा की। नेक्स्ट हम वहाँ से बौद्ध स्तूप और स्वयंभूनाथ मंदिर है, तो हम वहाँ से निकल गए बौद्ध स्तूपा के लिए, क्योंकि वो पास में ही है। पशुपतिनाथ मंदिर से 15-20 मिनट की दूरी पर है। बौद्धनाथ विश्व का सबसे बड़ा स्तूप में से एक है और इसको तिब्बती बौद्ध संस्कृति का केंद्र है। मतलब ये यहाँ चारों तरफ आपको बौद्ध मंत्र सुनाई देगी। बौद्ध मंत्र जैसे ओम मणि पद्मे होम, ये बौद्ध मंत्र ये सुनाई देगी। जो हम फॉरेनर हैं उनको वहाँ पे 100 रुपये चार्ज देना होगा, एंट्री फी। और यहाँ पे सब प्रार्थना में लीन होते हैं। यहाँ बहुत ही शांत और दिव्य माहौल है। इस स्तूप की जो परिक्रमा करनी होती है वो क्लॉकवाइज में करना होता है, घड़ी की दिशा में करना होता है। ऊपर छत में शांति बनाए रखना होता है, जूता चप्पल नीचे उतार के जाना होता है, ये सब। नेक्स्ट वहाँ मतलब ऊपर में ऐसा लगता है जैसे कुछ ही दूरी पे प्लेन चल रही है, इतना पास में बहुत ही। और नेक्स्ट है वहाँ से स्वयंभूनाथ मंदिर। हम वहाँ से स्वयंभूनाथ मंदिर के लिए निकल गए। स्वयंभूनाथ काठमांडू की पहाड़ी में स्थित स्वयंभूनाथ है, जिसे मंगू टेम्पल भी कहते हैं। यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको 365 सीढ़ियाँ चढ़नी होती हैं, लेकिन ऊपर से काठमांडू का नज़ारा वाकई बहुत ही शानदार होता है। यहाँ हिंदू और बौद्ध धर्म दोनों की आस्था जुड़ी हुई है। आप यहाँ ध्यान लगाकर बैठ सकते हैं, फोटोग्राफी कर सकते हैं और पॉजिटिव एनर्जी महसूस कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मंकी हैं, तो खाना या प्रसाद जो भी है तो वो छीन सकते हैं। यहाँ पे सुबह शाम जाना अच्छा रहता है। सनसेट भी बहुत सुंदर दिखता है। और वहाँ से कुछ ही दूरी पे लगभग पशुपतिनाथ से 25 किलोमीटर पे है हिल स्टेशन, वहाँ जा सकते हैं, राफ्टिंग कर सकते हैं। नेक्स्ट है पोखरा, जो लगभग पशुपतिनाथ से 200+ किलोमीटर है, 205 किलोमीटर है। बाई रोड जाना होता है, वहाँ जा सकते हैं। अभी टेम्पल है, पोखरा है, बहुत अच्छा व्यू है, सनसेट दिखाई देगा। और नेक्स्ट है वहाँ पे नेपाल में जनकपुर, जो सीता माता का घर, जनकपुर जानकी जी का, वहाँ जा सकते हैं। वो भी लगभग 200+ किलोमीटर, 245 ऐसा कुछ किलोमीटर है। वहाँ भी बाई रोड जाना होगा, लेकिन वो सिंपल है, वहाँ पे पहाड़ी एरिया नहीं है। मतलब पशुपतिनाथ से जनकपुर जाने में ज़्यादा पहाड़ी एरिया नहीं है। तो दोस्तों, आज हमने काठमांडू की 3 सबसे ख़ास जगहें देखी। और वहाँ पे नेपाल में जापानीज़ कोरियन लैंग्वेज सीखने का बहुत ज़्यादा इंस्टीट्यूट है, रोड के सामने ही दिख रहा था। और है वहाँ पे अच्छी बातें, क्योंकि गाड़ी में कोई हॉर्न नहीं बजाता, नो हॉर्न लिखा रहता है। मतलब पुलिस ट्रैफिक भी नो हॉर्न से उनके हाथ में भी रहता है, नो हॉर्न, कोई हॉर्न नहीं बजाता। रोड के किनारे कचरा नहीं होता, बहुत ज़्यादा लोग इरिटेट नहीं होते और हिंदी समझते हैं, बोलते हैं। वहाँ पे लगभग 60-70% लोग समझते हैं, बहुत लोग बोलते भी हैं।
खाना इंडियन की तरह हमारा इस साइड जैसे हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यूपी में खाना बनता है उस तरह का खाना सब बहुत ही अच्छा है। लोग बहुत मिलनसार हैं। वहाँ हमने शिव का आशीर्वाद लिया, बुद्ध की शांति महसूस की और शंभुनाथ से आत्मा को छू जाने वाली हवा को महसूस किए। ये है वहाँ जहाँ पे हमने खाना खाने के लिए स्टे किया था, जाते समय और आते समय। ये वो प्लेस है। यहाँ पे एक ढाबा है, वहाँ पे ब्रेकफास्ट, कोल्ड ड्रिंक, लंच, डिनर सारा कुछ अवेलेबल रहता है। आप कभी भी जा सकते हैं। ये मतलब हमारा नेपाल बॉर्डर है और काठमांडू उसके लगभग बीच में ही है। और अगर कोई वहाँ पे अपना गाड़ी लेके जाता है अपने फोर व्हीलर से, तो वहाँ पे नेपाल बॉर्डर में एंट्री करते ही पर डे का 550 रुपीज़ चार्ज है, 550 रुपये। अगर आप वहाँ पे 2 दिन रहेंगे तो वहाँ पे 1100 रुपये पे करना होगा। तो पहले से ही पे करके उसका रिसिप्ट लेके जाना होता है नेपाल में, और आते समय भी वो चेक होता है। ये उसका रूल है। और ये जो वीडियो बना रहे हैं वो आते समय का है। रात के 11 बजे के बाद बॉर्डर क्रॉस अलाउ नहीं होता वहाँ पे। नहीं। हाँ, अगर आपको ये व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय।